प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेकर के आई हूँ। ये टॉपिक क्लास 7th का है और टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मुझे एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था तो मैं उसके लिए बना रही हूँ। ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बेसिकली हम क्लास 7th में भी पढ़ते हैं और क्लास 10th में भी इसके बारे में पढ़ते हैं, बट क्लास 7th में थोड़ा बेसिक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। बच्चे, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन, है ना। ये री मतलब होता है दोबारा, एंड प्रोडक्शन मीन्स समथिंग यू आर मेकिंग। सो रिप्रोडक्शन, अगर आपसे कोई पूछे कि रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। क्या है ये? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। अब ये न्यू इंडिविजुअल कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ऑब्वियसली दे प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो रिप्रोडक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब वो पेरेंट्स कैसे होंगे? ऑब्वियसली दे विल बी ऑफ सेम स्पीसीज। तो आप यहाँ से एक न्यू डेफिनेशन बनाएंगे, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स ऑफ सिमिलर स्पीसीज। ओके। अब ये रिप्रोडक्शन क्या लाइफ प्रोसेस है? तो ये रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस तो नहीं है, बट दिस रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर लाइफ, टू कंटिन्यू देयर स्पीसीज। तो ये उनके लिए बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमें क्लास 7 में पढ़ना है। तो रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। अब हम बात करते हैं कि अगर ये इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल किन दो मेथड से होंगे? तो फर्स्ट मेथड हमारा होता है एसेक्सुअल, और एसेक्सुअल से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विथ सेक्सुअल। एसेक्सुअल मेथड का मतलब क्या होता है? देखो, एसेक्सुअल मेथड वो मेथड होता है जिसमें पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं होता है। कहाँ कहाँ तुम्हें एसेक्सुअल, कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे कुछ बेसिक प्लांट्स होते हैं बहुत छोटे, जैसे फर्न वगैरह हो गए, है ना, मॉस हो गए, तो वो प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो कुछ प्लांट्स हो सकते हैं, कुछ एनिमल्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, तो दे आर डूइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें मेल और फीमेल गैमेट इन्वॉल्व नहीं होते, यहाँ पे फ्यूजन नहीं होता। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो यहाँ पे फ्यूजन नहीं होता, सीड की फॉर्मेशन नहीं होती। और अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं ना, मैक्सिमम फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मैक्सिमम एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? वेयर बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज, जहां मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करे, जहां पे गैमेट फॉर्मेशन होता हो, जहां पे अगर प्लांट्स हम तो यहाँ चैप्टर में बात करें जहां सीड की फॉर्मेशन हो, दिस इज ऑल रिप्रोडक्शन। और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों गैमेट मिलेंगे। तो हेयर वी आर राइटिंग मेल प्लस फीमेल, और यहाँ पे सिंगल मेल और फीमेल होंगे। ठीक है, तो आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आया? ठीक है, सेक्सुअल में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस देयर इज नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फिर हम बात करते हैं अभी वन बाय वन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, तो चलो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं सबसे पहले। अब देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपसे जैसे कहा कि देयर इज नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो अगर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा तो ऑब्वियसली सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो इस मेथड में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आता है। ठीक है, अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे उसमें जो ऑफस्प्रिंग भी होंगी वो भी आइडेंटिकल होगी। ऑफस्प्रिंग क्या होता है? ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बेबी। तो हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कौन सा प्रोपेगेशन है? देखो, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, और इसमें क्या होता है कि प्लांट्स के रूट्स, स्टेम्स और लीफ अपने पार्ट से नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज एवरी प्लांट्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस सीड्स। अब सीड्स है ही नहीं, फ्लावर्स है ही नहीं, तो वो रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? तो ऐसे प्लांट्स अपने वेजिटेटिव पार्ट से करते हैं, यानी कि रूट, स्टेम और लीफ से करते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो कि आप इमेजिन करो कि ये पोटैटो है। ठीक है, आपने देखा होगा कि पोटैटो के ऐसे ऐसे आपको छोटे छोटे पार्ट्स दिखाई देते हैं, एंड दीज पार्ट्स आर नोन एज आई ऑफ पोटैटो। ठीक है, दे आर नोन एज आई ऑफ पोटैटो। अब इसी पोटैटो के आई के ऊपर आप कभी कभी देखते होंगे कि ग्रीन कलर सी लीफी स्ट्रक्चर्स आई होती है। तो ये जो ग्रीन कलर की लीफी स्ट्रक्चर्स है ना, ये एक्चुअली पोटैटो के ट्यूबर्स हैं। क्या कहलाते हैं? ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो। जब इसके ऊपर ग्रीन लेयर आ जाए तो ये ट्यूबर्स कहलाता है। तो यही ट्यूबर जो है एक नए प्लांट्स के रूप में ग्रो कर जाता है। आपने पोटैटो की स्लाइस को कट किया, इसे सॉइल में डिप किया, एंड नाउ इट विल चेंज इनटू अ न्यू प्लांट्स। तो ये ट्यूबर है। ये पोटैटो जो है ना, ये पोटैटो स्टोर भी करता है, तो ये मॉडिफाइड स्टेम की तरह भी काम करता है। आपको मालूम है ना, मॉडिफाइड स्टेम आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं
अनियन की, तो अनियन का बल्ब होता है, देखो है ना, ये भी एक स्टेम ही है। तो अनियन के बल्ब होते हैं और यहाँ पे भी ये अपने फूड को स्टोर करता है, ये काफ़ी स्वेलो हो जाता है और ये फूड को स्टोर करता है। तो इस अनियन के पार्ट से भी, स्टेम से भी आप नया जो है अनियन को ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि फ्लावर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपके पास कोई सीड्स नहीं है, आपने प्लांट पार्ट को यूज किया। आपने यहाँ पे कौन सा पार्ट यूज किया? स्टेम को। उसी तरह से शुगर केन है, जिंजर है। अब आप जब जिंजर को यूज करते हो, जैसे इमेजिन करो कि ये जिंजर है, तो आप जिंजर के रूट को कट कर देते हो एंड व्हेन यू आर डिगिंग इन सॉइल, तो वहां से एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो प्लांट रूट से भी ग्रो कर सकता है। उसी तरह से एक लीफ है बेटा, उस लीफ को कहते हैं ब्रायोफाइलम। इस लीफ को जब आप सॉइल पे गिराते हो ना, तो इसके मार्जिन से न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो ये लीफ ब्रायोफाइलम लीफ आता है। इसके अलावा बोगेनिया भी लीफ होते हैं, ये भी लीफ है जो नए प्लांट्स को ग्रो कर सकता है। तो आप ओवरऑल क्या देखते हो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स यूज होते हैं, यानी कि ईदर रूट, जो हमने यहाँ पे जिंजर का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। शुगर केन को भी आप ले सकते हो, वैसे शुगर केन स्टेम में आ जाता है। स्वीट पोटैटो को आप ले सकते हो रूट में। इसके बाद आपने स्टेम में देखा पोटैटो के रूप में और अनियन के रूप में, और लीफ के रूप में भी आपने यहाँ ब्रायोफाइलम और बोगेनिया को देखा। तो ये वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है जिसमें हम प्लांट को उनके वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करते हैं। यहाँ पे मेल और फीमेल का कोई भी फ्यूजन नहीं होता, ठीक है। अब सेम यार, अगर हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की ही बात कर रहे हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम एक और चीज देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या सारे नेचुरल होते हैं या आर्टिफिशियल भी होते हैं। तो नेचुरली तो आपको मैंने भी 2-3 बताया है, पोटैटो का एग्जाम्पल दिया जिसमें आपने पोटैटो को कट कर दिया, या अनियन का एग्जाम्पल दिया। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर्टिफिशियल भी होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल कैसे होते हैं? जैसे आप इमेजिन करो, जैसे मैं फर्स्ट आपसे बात करती हूँ लेयरिंग की। तो लेयरिंग में क्या होता है कि प्लांट की जो, लाइक ये कोई प्लांट है सपोज, है ना, ये कोई प्लांट है, तो इस प्लांट की जो स्टेम होगी ना, ये प्लांट की स्टेम धीरे धीरे सॉइल की तरफ बेंड होती जाएगी। ये इसका रूट है, ये सॉइल की तरफ बेंड हो रही है। कुछ समय के बाद ना इट विल बी कवर्ड विथ सॉइल। तो यहाँ से जो है ये एक नया रूट डेवलप हो जाएगा और अब आप इस प्लांट को सेग्रीगेट करोगे, यू विल गेट अ न्यू प्लांट। तो ये प्रोसेस लेयरिंग कहलाता है। यानी कि लेयरिंग में क्या होता है, अ लॉन्ग ब्रांच ऑफ अ प्लांट गेट बेंड टुवर्ड सॉइल। सॉइल में, सॉइल की तरफ एक बहुत ही लॉन्ग पार्ट जो है प्लांट का, वो बेंड हो जाता है और वहां से रूट डेवलप होकर के एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये एक लेयरिंग मेथड है, ठीक है। लेयरिंग के बाद भी बहुत सारे मेथड होते हैं हमारे, है ना। अब हम लेयरिंग के बाद सेकेंड मेथड को करने की कोशिश करते हैं। अब सेकेंड मेथड है हमारा, जैसे ये जैस्मीन और रोज वगैरह में होता है। सेकेंड मेथड जो हमारा होगा दैट विल बी ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग को हम कैसे करते हैं? देखो, ग्राफ्ट का मतलब ही होता है कि यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। तो यहाँ पे 2 तरह के प्लांट होते हैं ग्राफ्टिंग में। एक प्लांट होता है जो रूट के साथ अटैच्ड है, ठीक है, और एक प्लांट का पार्ट हम लेते हैं जो रूट के साथ अटैच्ड नहीं है, ठीक है ना। तो एक प्लांट हम इस तरह का लेते हैं, लाइक देखो हमने इसको भी इस तरह से काटा हुआ है, बीच में स्पेस आपको दिख रहा है। तो ये प्लांट रूट के साथ होगा एक प्लांट। ये प्लांट मान लो ए है, ये प्लांट बी है। तो प्लांट ए और बी एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, अटैच करते हैं हम बी को ऊपर से, और इससे जो प्लांट रूट के साथ अटैच होता है उसको स्टॉक बोलते हैं, और जो दूसरा प्लांट आपने लिया उसे आप सायोन बोलते हैं। स्पेलिंग हम ये लिखते हैं। अब आप इसको, आपको रफली समझने के लिए मैं बताती हूँ। मान लो कि ये रेड रोज है ना, ये रेड रोज का पार्ट था फॉर एग्जाम्पल, और ये तुमने ऊपर से जो लीफ लगाया वो व्हाइट रोज का था। तो अब आपको समझ में आ रहा है, 2 प्लांट है यहाँ पे, रेड रोज और व्हाइट रोज, लेकिन इसमें आपने क्या किया है, दे बोथ आर बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज। स्पीसीज सेम है, दोनों ही रोज के स्पीसीज है। तो आपने यहाँ पे लगाया। अब आपकी जो स्मॉल ब्रांच थी जो आपने ऊपर लगाया था दैट इज सायोन, और जो रूट के साथ अटैच था दैट इज स्टॉक। अब ये दोनों प्लांट को मिलाएंगे, यहाँ पे हम बीच में एंजाइम्स भरेंगे, केमिकल बढ़ेंगे, इसको टाई अप करेंगे, और थोड़े दिनों के बाद से ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, और इस प्लांट में जो नया कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होगा दैट विल बी ऑफ पिंक फ्लावर या पिंक रोज का।
तो ग्राफ्टिंग में हम दो प्लांट्स को मिक्स करके एक नया कैरेक्टर भी डेवलप कर सकते हैं जो पेरेंट प्लांट से बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर हम जो ग्राफ्टिंग वगैरह भी है हम बहुत सारे रोज वगैरह में और भी बहुत सारे प्लांट्स में क्रिएट कर सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग में मेनली हम क्या करते हैं, एक प्लांट को हम लेते हैं, दैट प्लांट विच इज अटैच विद द रूट एंड द अनदर द स्मॉल ब्रांच वी आर टेकिंग फ्रॉम अनदर प्लांट, इन दोनों को अटैच करते हैं एंड उनके गैप को हम केमिकल से एंजाइम्स वगैरह से फिल कर देते हैं। सो दिस इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के बाद, अब ग्राफ्टिंग हम क्यों करते हैं, ग्राफ्टिंग करने से हमें डिजायर क्वालिटी मिल जाती है, ठीक है, और हम बहुत सारे प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं उसके साथ साथ। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मेथड आता है दैट इज कटिंग। अब कटिंग में क्या होता है, देखो कटिंग और लेयरिंग में एक डिफरेंस है। लेयरिंग है तो आर्टिफिशियल, लेकिन उसके स्टेम बेंड करते हैं सॉइल की तरफ और यहाँ सॉइल से कवर होकर के रूट डेवलप कर जाते हैं। लेकिन कटिंग में आप प्लांट को स्टेम को कट करते हो। जैसे इमेजिन करो कि दिस इज द स्टेम ऑफ रोज प्लांट, ये आपका रोज का स्टेम है ना। तो आप क्या करते हो, इसके स्टेम को कट कर देते हो और इसके स्टेम को कट करके यहां आप ग्रो कर देते हो, सॉइल में ग्रो कर देते हो या किसी फ्लावर पॉट में ग्रो कर देते हो। तो दैट इज कटिंग, जिसमें आप स्टेम को कट करते हो। हाँ, मेक श्योर जब स्टेम को कट करोगे तो ये नोड जरूर आपको साथ में लेने। जैसे मैंने ये नोड लिया, नोड क्या होता है, नोड वो पार्ट होता है जहां से ब्रांचेस और लीफ जो है वो ग्रो करती है। तो आपको नोड जरूर लेना है कट करते वक्त, ये ध्यान रखना है कि नोड को कट नहीं करना है, नोड के साथ आपको लेना है, ठीक है। तो दैट इज कटिंग। कटिंग मतलब वेयर ए स्मॉल पार्ट, वेयर ए स्मॉल स्टेम ऑफ अ प्लांट इज कट, जहां हम प्लांट के छोटे से स्टेम को कट करते हैं, सॉइल में डालते हैं और वहां से वो एक न्यू प्लांट के रूप में ग्रो हो जाता है। तो ये था हमारा कटिंग। अब कटिंग के बाद से हम करते हैं एडवांटेज। अब एडवांटेजेस क्या है, अब देखो एडवांटेजेस तो बड़ा कॉमन है। पहली बात तो ये कि हमें वेट ही नहीं करना पड़ा किसी सीड का, है ना। तो एडवांटेजेस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के क्या है कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सीड्स, सो नॉट डिपेंडेंट ऑन सीड के लिए कोई भी हमें इंपॉर्टेंस, मतलब सीड का हमें वेट करने की जरूरत नहीं थी। फास्ट मेथड था, मतलब हम जर्मिनेशन का वेट नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी ग्रोथ हो रही है, तो ये फास्ट मेथड भी एडवांटेजेस में, ठीक है। और भी बहुत सारे होंगे लेकिन फिलहाल आप ये दो मेथड को रफली यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट मेथड आता है, लेकिन ड्रॉबैक भी जरा डिस्कस कर लें। ड्रॉबैक क्या है, इसके एडवांटेजेस अगर हैं तो कुछ ड्रॉबैक भी है। देख बेटा, ड्रॉबैक क्या है, सबसे पहले अगर पेरेंट प्लांट को कोई डिजीज होगी ना, तो वो डिजीज जो है न्यू प्लांट जो उससे ग्रो करेगा उसमें डिजीज आ जाएगी, तो ये डिजीज ट्रांसफर कर देता है, डिजीज ट्रांसफर करता है, ठीक है। मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में डिजीज ट्रांसफर कर देता है। और दूसरा ड्रॉबैक क्या है इसका, कोई न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, बिल्कुल जो पेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी आइडेंटिकल टू पेरेंट्स होगा। मतलब आप कोई नई क्वालिटी नहीं बना सकते। आर्टिफिशियल ग्राफ्टिंग करते हो तो आपको थोड़ा बहुत मिलता है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट सच इट, ठीक है। तो ये तो था हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और यहां से हमने आर्टिफिशियल नेचुरल प्रोपेगेशन पढ़ा। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बाद हम नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, दैट इज बडिंग। अब बडिंग क्या होती है, बडिंग में अ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन अपीयर, एक बल्ब की तरह प्रोजेक्शन अपीयर होता है। अ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, एक बल्ब की तरह प्रोजेक्शन होगा एंड गेट मैच्योर, वो मैच्योर हो जाएगा और मैच्योर होके मैच्योर होकर के बहुत सारे बर्ड को भी बना सकता है और डी अटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से, एंड गेट मैच्योर टू गेट डी अटैच, पेरेंट बॉडी से डी अटैच हो जाएगा, ठीक है, टू बिकम अ न्यू इंडिविजुअल। अब जैसे मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। मान लो कि ये ईस्ट ले लो, बडिंग जो मैं ईस्ट में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बडिंग ईस्ट में होता है, तो ये ईस्ट का सेल है और ये ईस्ट का न्यूक्लियस है। एक्चुअली बड में होता क्या है, देखो यहाँ इसका सेल ही है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा चेंज करती हूँ। अब ये देखो, इसका न्यूक्लियस जो है ना, ये थोड़ा सा इलोंगेटेड हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस इलोंगेटेड हो गया। देखो सेल में थोड़ा सा बल्ब जैसा प्रोजेक्शन आने लगा। अब ये न्यूक्लियस इलोंगेटेड हो जाएगा और अब ये न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाएगा, एक न्यूक्लियस इसमें हो गया, एक न्यूक्लियस इसमें हो गया। तो ये जो बना ना, दिस इज द बल्ब ऑफ बडिंग
मतलब दिस इज द बल्ब ऑफ ईस्ट। अब आप इसको ईस्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हो, या आप हाइड्रा भी बना सकते हो। हाइड्रा इस तरह का कुछ प्लांट होता है, इसके ऊपर भी ऐसे बल्ब बनते जाते हैं। पहले न्यूक्लियस इलोंगेट होगा, एक बल्ब बनेगा, फिर एक बल्ब बनेगा, एक बल्ब बनेगा। तो ये हाइड्रा है जो कि पानी में रहता है, ग्रीन कलर का प्लांट है। एनिमल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं इसके अंदर। और इसी तरह से ये बल्ब की प्रोजेक्शन बनती जाती है, और हर बल्ब पेरेंट बॉडी से अलग होकर के एक न्यू ईस्ट में यहाँ चेंज हो जाएगा। अगर आप हाइड्रा का एग्जांपल लोगे तो यहाँ पे हाइड्रा एक न्यू बॉडी में चेंज हो जाएगा। तो इन शॉर्ट बडिंग में एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होता है, और वो जब मैच्योर होकर के अपने पेरेंट प्लांट से सेपरेट हो जाता है। लेकिन जब बल्ब बनती है तो क्या होता है, पहले न्यूक्लियस इलोंगेट होता है, फिर साइटोप्लाज्म थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, फिर ये न्यूक्लियस टूट जाता है, एक सेल के अंदर आ जाता है, फिर जो दूसरा बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बना उसमें ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड हमारा है फ्रेगमेंटेशन। अब देखो ये है स्पाइरोगेरा। पहले हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन, है ना, टू ब्रेक। फ्रेगमेंट का मतलब होता है ब्रेक। अब कब ब्रेक होता है, जब वो मैच्योर हो जाता है। तो टू ब्रेक अ ऑर्गेनिज्म कर दो, टू ब्रेक एन ऑर्गेनिज्म एट देयर मैच्योरेशन। जब वो मैच्योर हो जाए, एट देयर मैच्योरेशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाए पूरी तरह से और मैच्योरेशन पे वो स्प्लिट कर जाए, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। जैसे इमेजिन करो कि एक स्पाइरोगेरा है ना, एक स्पाइरोगेरा है, मान लो मैं एक स्पाइरोगेरा बना रही हूँ, और ये स्पाइरोगेरा जैसे ही मैच्योर होगा ना, इट विल ब्रेक इनटू 2 हाफ, है ना। तो हर हाफ में ये टूटता जाएगा एंड इट विल ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो स्पाइरोगेरा या कोई भी एल्गी का स्पीसीज ले लो, दे ऑल आर शोइंग फ्रेगमेंटेशन। तो वह जैसे ही मैच्योर होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं। हर हालत में हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। तो जो भी गैमेट्स यानी कि जो भी ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं वो आइडेंटिकल हैं अपने पेरेंट्स के। फ्रेगमेंटेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। देखो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन में एज सच कुछ नहीं है। ये एक प्लांट है जिसको फंगस का कोई प्लांट ले लो, मॉस ले लो, है ना। तो ये इनका थोड़ा रूट जैसा हेयर स्ट्रक्चर है, दैट इज हाइफी, और इसके ऊपर ये स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, ये स्पोर्स जो होते हैं जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है ये उड़ के इधर से उधर चले जाते हैं और ग्रो कर जाते हैं। लेकिन इस स्पोर को कवर करने के लिए इनके ऊपर एक हार्ड कवर होता है, और ये हार्ड कवर कहलाता है स्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये जो हार्ड कवर है ये है स्पोरेंजियम, जो इस स्पोर को कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है हीट से, या बहुत ज़्यादा कोल्ड आ गया किसी भी सिचुएशन में ये इस स्पोरेंजियम जो है स्पोर्स को कवर करके रखता है। ठीक है, स्पोर्स एक तरह के इसके गैमेट्स हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये स्पोरेंजियम बर्स्ट कर जाएगा, और ये थ्रू सेल्फ एक्सप्लोजन कह लो, ये स्पोर्स अलग अलग जगहों पे उड़ जाएगा और हर जगह पे एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन आपको थोड़ा बहुत समझ आया कि मैं क्या एग्जैक्टली बताना चाहती हूँ, यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड, एंड दैट मेथड इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाई मतलब 2, नरी मतलब न्यूक्लियस, और फिजन का मतलब होता है टू ब्रेक, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो 2 पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, अब देखो इमेजिन करो कि ये अमीबा है, ये पेरेंट अमीबा है। किसमें होता है बाइनरी फिजन, अमीबा में होता है। अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इन सबों में होता है। तो ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब ये अमीबा में क्या होगा, ये न्यूक्लियस ना न्यूक्लियस पहले एक्सटेंड करेगा। ठीक है, तो इसमें पहले न्यूक्लियस एक्सटेंड करेगा। जब न्यूक्लियस एक्सटेंड होने लगेगा तो धीरे धीरे इसका जो सेल होगा ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ये देखो अभी भी न्यूक्लियस अलग नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि सिंगल सेल था, फिर ये सेल इलोंगेट हुआ, फिर ये सेल जब इलोंगेट होने लगा लगभग, तो ये अमीबा का जो सेल था वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगा, और सेल का कॉन्स्ट्रिक्शन जब होने लगेगा तो ये धीरे धीरे, अभी इसका कॉन्स्ट्रिक्शन और ले लो, तो ये न्यूक्लियस 2 पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन बीच में ज़्यादा ले लेंगे हम ताकि हम आपको ज़्यादा क्लियर दिखा सके। तो ये देखो ये कॉन्स्ट्रिक्शन लगभग ऐसा हो गया, और उसके बाद से ये 2 अमीबा में टूट जाएगा। कोई शेप नहीं होती अमीबा की, तो ये 2 डॉटर अमीबा में
टूट गया, ये डॉटर अमीबा है। तो व्हाट वी हैव लर्न हियर कि बाइनरी फिजन में अमीबा जो है वो ग्रो करता है और इसमें दो मेथड होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, पहले न्यूक्लियस इलोंगेट करते हैं जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, जो तुम क्लास 11th में पढ़ोगे। तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस इलोंगेटेड होंगे, फिर न्यूक्लियस जब इलोंगेट होंगे तो सेल में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और उसके बाद से न्यूक्लियस 2 पार्ट में टूट जाएंगे। सेल टूटेगा नहीं, पहले न्यूक्लियस टूटेगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियाई में आ जाएगा, छोटे छोटे बहुत सारे न्यूक्लियस जिसको कहते हैं आपके लैंग्वेज में, और फिर ये 2 डॉटर अमीबा बनाएगा जिसे हम डॉटर सेल्स कहते हैं। तो इस तरह से अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होता है। तो इन सारे मेथड में हमने देखा कि सिंगल सेल इन्वॉल्व है और चाहे वो मतलब सिंगल पेरेंट कह लो तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। अब हम यहाँ से बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहां तक हमने क्या डिस्कस किया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होगा दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है ना, तो यानी कि कुछ मेल ऐसे भी होते होंगे जो यूनिसेक्सुअल होंगे, कुछ मेल ऐसे भी होंगे, कुछ फ्लावर ऐसे भी होंगे जो बाइसेक्सुअल होंगे। तो हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर की। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैसे होते होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है ईदर मेल और फीमेल, है ना। तो द फ्लावर विच कंटेन ईदर मेल और फीमेल, या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे। जैसे आप पपाया ले लो, कुकुम्बर ले लो, ये सारे यूनिसेक्सुअल होंगे। उसी तरह से अगर मैं बात करूं बाइसेक्सुअल की, तो बाइसेक्सुअल कैसे होते हैं, बाई का मतलब होता है 2, बाइसेक्सुअल में दोनों होंगे, बाई मतलब 2, यानी जिसमें दोनों गैमेट हो, मेल और फीमेल गैमेट। द फ्लावर विच कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट, वो हो जाएंगे बाइसेक्सुअल। जैसे मस्टर्ड हो गया, है ना। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेक्सुअल में यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल 2 फ्लावर मैंने आपको बताए। इसके बाद हम आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर पे। हमारे पार्ट्स ऑफ फ्लावर कौन कौन से हैं? देखो फ्लावर के तो पार्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन 3-4 पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल्स वो पार्ट है ना जो फ्लावर के पेटल्स को होल्ड करता है, मतलब पूरी फ्लावर को होल्ड करता है। सो दिस इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ ए फ्लावर विच होल्ड द एंटायर फ्लावर। दूसरा आता है हमारा सेपल्स। सेपल्स जो होता है वो ग्रीन लीफी पार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक फ्लावर बनाने की कोशिश करती हूँ लाइक आपके लिए, तो इस फ्लावर में ये जो ग्रीन पार्ट है ये सेपल्स है, ठीक है। ये जो कलरफुल पार्ट है ये पेटल्स है, और ये जो ओवरऑल पार्ट है यहाँ से जो होल्ड करा है नीचे से इसको, वो रिसेप्टेकल से, स्पेशली ये, ठीक है। तो ये रिसेप्टेकल है जो पूरे फ्लावर को होल्ड कर रहा है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रिसेप्टेकल, जो इसे होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो रिसेप्टेकल्स है, सेपल्स है और पेटल्स है। पेटल्स क्या है, प्रोमिनेंट कलर्ड पार्ट है, इसमें फ्रेग्रेंस होती है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम है, कलरफुल होता है इतना, तो हनी भी इसके ऊपर बैठती है। अब वो हनी के लिए बैठे हैं, नेक्टर के लिए बैठे, तो दे आर सिटिंग, तो पेटल्स अट्रैक्ट करता है। तो रिसेप्टेकल, सेपल्स एंड पेटल्स 3 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। देन वी हैव टू टॉक अबाउट फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो हम यहाँ से बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी बहुत सारे पार्ट है, लेकिन हम सबसे पहले फीमेल पार्ट को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अब ये मैंने मान लो रफली एक फीमेल पार्ट बनाया है, तो फीमेल पार्ट में इस फीमेल को हम पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं, ठीक है। फीमेल ऑफ द प्लांट, फीमेल ऑफ द फ्लावर। अब जो सबसे अपर पार्ट है ना, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसे बोलते हैं स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर छोटे छोटे सीड्स जैसे होते हैं, इन्हें बोलते हैं ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स के अंदर जो गैमेट होते हैं उसे बोलते हैं ओवम, ठीक है। तो ओव्यूल्स के अंदर जो गैमेट होंगे
उसको बोलते हैं ओवम। तो ओव्यूल्स के अंदर गैमेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको फीमेल पार्ट समझ आया। फीमेल में कौन कौन से पार्ट है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरीज एंड ओव्यूल। अगर मैं बोलूं कि स्टिग्मा का क्या काम है, ओवरी का क्या काम है, ठीक है। तो अब देखो ये जो ब्रॉड टिप है ना, दैट इज स्टिग्मा। ये जो नैरो बॉटम है, स्टाइल है। ये स्वोलन पार्ट है, दैट इज ओवरी। ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स के अंदर क्या है? ओवम, जो कि फीमेल गैमेट है। ये फीमेल पार्ट आपको समझ आया। अब हम बात करते हैं मेल पार्ट की। अब मेल पार्ट कैसे होते हैं? ये है मेल पार्ट। मैं यहां से मेल कर देती हूं। अब देखो मेल पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्टैमेन, ठीक है। अब ये पार्ट जो है इसको कहते हैं फिलामेंट, और ये पार्ट हमारा कहलाता है एंथर। एंथर फ्लफी पार्ट है, रूफ की तरह काम करता है। सो एंथर इज हैविंग फ्लफी पार्ट। एंथर के ऊपर छोटे छोटे सीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं, वो होते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ मेल, जिसमें आपको मैंने बताया मेन पार्ट है एंथर और फिलामेंट, और एंथर के ऊपर जो मेल गैमेट है पॉलन ग्रेन्स, येलो कलर के छोटे छोटे डॉटेड होते हैं, और मेल को हम क्या कहते हैं? स्टैमेन। सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। देन वी हैव टू टॉक अबाउट पॉलिनेशन। अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन क्या होता है? देखो बेटा, पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अभी आपने देखा ना मेल के ऊपर पॉलन ग्रेन्स थे, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा। अब अभी आप इमेजिन करो कि ये एक फ्लावर है, और इस फ्लावर पे मैंने सेंटर पे फीमेल बना दिया, ठीक है। और ये हमारा सेपल्स है, ये हमारा बर्ड लाइक प्रोजेक्शन है, थैलेमस जिसको रिसेप्टेकल्स ओवरऑल होल्ड कर रहा है, ये पार्ट हमने बना दिया। अब यहाँ पे हमने छोटे छोटे मेल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। छोटे छोटे हमने मेल ड्रॉ कर दिए। तो ये क्या है? ये मेल जो है पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर रहा है। तो ये जो एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहा है ना, दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। यानी कि पॉलिनेशन में क्या होता है? एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है। किस चीज का? पॉलन ग्रेन्स का। अब अगर एक ही फ्लावर में अगर एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का, तो उस पॉलिनेशन को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अगर एक ही फ्लावर, ये ध्यान रखना है, एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में हो रहा है, तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि आप सेल्फ पॉलिनेशन कैसे डिफाइन करते हो? व्हेन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा टेक प्लेस इन सेम फ्लावर, तो वो क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। अब मैं आपके सामने एक और डायग्राम ड्रॉ करती हूं। आप इमेजिन करो कि ये एक, वापस से मैंने एक फ्लावर को बनाने की कोशिश की है, ठीक है। और यहां पे भी इसके मेल पार्ट में ड्रॉ कर रही हूं। यहां पे क्या होगा कि यहां के एंथर से, मतलब इस फ्लावर के एंथर जो है वो ट्रांसफर कर गए इसमें। ये है ए, ये है बी, ठीक है। तो यहां पे देखो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुआ फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। अब हो सकता है कि ये सेम ही प्लांट में हो, ये भी हो सकता है, या हो सकता है कि ये दूसरे प्लांट का भी फ्लावर हो, लेकिन स्पीसीज सेम हो। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में भी सेम ही चीजें हैं, डेफिनेशन आप सेम ही यूज करोगे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंज करोगे। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर, अलग अलग फ्लावर में हो रहा है। देखो, इन डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, वो प्लांट सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट, लेकिन स्पीसीज सेम होनी चाहिए। तो फिर से मैं डेफिनेशन बोल रही हूं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट्स
बट ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, तो आपको क्रॉस पॉलिनेशन भी क्लियर है। अब हम बात करते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन करता कौन कौन है? ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के एजेंट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सबसे पहले बात करें तो इंसेक्ट्स आते हैं। इंसेक्ट्स क्या करते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि पेटल्स जो होते हैं ना बड़े कलरफुल होते हैं, तो ये पेटल्स इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। उनके पास फ्रेग्रेंस है, कलर है, तो वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब इंसेक्ट्स उसके ऊपर बैठते हैं, या तो उनके ऑर्डर की वजह से, या तो नेक्टर के लिए स्वीट जूस जो उनसे आता है, तो इस तरह से इंसेक्ट्स बैठते हैं। तो एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स है वो उनके बॉडी में स्टिक होकर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो ये एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन में काम करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमारा हो सकता है विंड के थ्रू। जैसे मान लो कि जैसे ग्रास, मेज, ये सब होते हैं, तो इनके पास पेटल्स वगैरह नहीं है। ग्रास का पौधा है, मेज का पौधा है, इनके पास कलरफुल फ्लावर नहीं है इतने खूबसूरत कि उनसे इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाए। तो इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, तो वो एक फ्लावर से उड़ करके दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो यहाँ पे विंड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा वाटर भी रोल प्ले करता है। हाइड्रिला एक प्लांट होता है, वो उसके नेक्टर, उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो इतने हल्के होते हैं कि वो वाटर के साथ ही फ्लोट कर देते हैं। तो हाइड्रिला पानी में ही ग्रो करता है, ये अपने पॉलन ग्रेन्स को वाटर में ही छोड़ देता है और वाटर से ही वो फ्लोट होते हुए एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ट्रांसफर हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनेशन। देन हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन मैं ये सारे आपको स्टेप्स के साथ बता रही हूँ। देन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यहाँ पे भी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट तो है, लेकिन ये होता कहाँ है? इनसाइड द ओव्यूल्स। ठीक है, इनसाइड द ओव्यूल्स टू फॉर्म जाइगोट। ये क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो है वो फ्यूजन होता है। तो जो मेल गैमेट है यानी कि पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन से ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होकर के वो पहुंच गया ओव्यूल्स में, और ओव्यूल्स के अंदर जो फीमेल गैमेट है उनके साथ फ्यूज करके उसने जाइगोट बना लिया। इस प्रोसेस को जरा हम सीक्वेंस में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने बोला पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स, जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे गिरता है ना, तो पॉलन ग्रेन्स का आउटर वॉल बर्स्ट कर जाता है और एक पॉलन ट्यूब, ऐसा ऐसा ट्यूब बनता है। ठीक है, पॉलन ट्यूब बनता है। तो पॉलन ग्रेन्स, देन पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन्स का ही आउटर वॉल बर्स्ट होके पॉलन ट्यूब बनाता है। तो पॉलन ग्रेन्स के बाद पॉलन ट्यूब। अब ये पॉलन ट्यूब किस पे गिरा? स्टिग्मा पे गिरा। स्टिग्मा से कहाँ गया? स्टाइल में गया। स्टाइल से कहाँ गया? ओव्यूल्स में गया। ठीक है, और इस तरह से ये ट्रांसफर होते रहता है। ओव्यूल्स में जाकर के ओवम के साथ ये मीट कर जाएगा और मीट करके ये एक नया मतलब जाइगोट बनाएगा। अब जाइगोट बनने के बाद से क्या प्रोसेस होती है? अब एक और चीज, बहुत सारे पॉलन ट्यूब हो सकते हैं, मोर देन वन काइंड ऑफ पॉलन ट्यूब। इसमें से जो पॉलन ट्यूब ओव्यूल्स पे पहले पहुंच जाएगा वही ओव्यूल्स में अवेलेबल ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा मेथड है, प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट की अगर हम बात करें तो जैसे ही पॉलन ग्रेन्स ने फर्टिलाइजेशन किया, जाइगोट बनाया, तो जाइगोट बनाने के बाद से हमारे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ? तो देखो, जाइगोट जब बना तो जाइगोट था यूनिसेलुलर। ठीक है, और जाइगोट बनने के बाद ये मल्टी सेलुलर बन गया और बन गया एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो को कवर कर लिया सीड लीफ ने, जिसे आप कॉटिलीडन्स के नाम से जानते हैं। तो इस एम्ब्रियो को सीड लीफ ने कवर कर लिया और दिस इज नोन एज कॉटिलीडन्स। तो ये कॉटिलीडन्स क्या करता है? फूड को स्टोर करता है, ताकि यही एम्ब्रियो
जो सीड के रूप में आप देखते हैं, इनके ऊपर एक हार्ड कवर बन गई और ये सीड्स बन गया, तो ये एम्ब्रियो के अंदर कोटिलीडन्स फूड को स्टोर करता है। तो इन शॉर्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल्स है उसमें जो चेंजेस होती हैं वो बन जाती हैं सीड्स में। यानी कि आप कह सकते हो कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स इज नोन एज सीड्स। ठीक है, हार्ड कवर आ जाएंगी, कोटिलीडन्स की लेयर आ जाएंगी। कोटिलीडन्स क्या होते हैं? लीफ ऑफ सीड्स, है ना। जैसे कि अगर डाई कोटिलीडन्स है तो आप सीड्स को दो पार्ट में तोड़ सकते हो। जैसे कि आप पी को ले लो, दो पार्ट में टूट जाएगा। कोई भी पल्सेस को ले लो, चने को ले लो, वो दो पार्ट में टूट जाते हैं, तो वो डाई कोटिलीडन्स है। सबके ऊपर आपने ब्राउन कलर की कोटिंग देखी होगी, जो सीड्स का लीफ होता है, कवर होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा और फॉर्मेशन ऑफ सीड्स के बारे में हमने बात कर लिया। देन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सीड्स का डिस्पर्सल क्यों जरूरी है? तो जब हम बात करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब सीड के डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है? देखो, डिस्पर्सल एक्चुअली क्या होता है? स्कैटरिंग होता है। सीड स्कैटर कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं? क्योंकि अगर एक पेरेंट प्लांट है, मान लो कि एक पेरेंट प्लांट है और इसके सारे सीड्स जो हैं यही गिर गए चारों तरफ, तो क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारा हो जाएगा प्लांट, तो आपस में सब स्ट्रगल करने लगेंगे, तो दे विल नॉट गेट एनफ स्पेस। तो स्कैटरिंग बहुत ज़रूरी है सीड्स की, पेरेंट प्लांट से दूर जाना उनका बहुत ज़रूरी है। तो स्कैटरिंग ऑफ सीड्स जो है हम क्यों करते हैं? ताकि प्लांट को जो है प्रॉपर स्पेस मिल सके उनके ग्रोथ के लिए, उनमें स्ट्रगल ना हो लाइट के लिए, सनलाइट के लिए या फूड के लिए, अदरवाइज दे ऑल लाइक डाई। तो डिस्पर्सल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही वाइड एरिया में होते हैं। जैसे मान लो बहुत सारे होते हैं, जैसे कुछ स्कैटरिंग में आपको बताती हूँ कैसे होता है। जैसे मान लो कि इसका लेते हैं हम मदार, एक फ्लावर ले लो, उसमें ना विंग्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो विंड के साथ उड़ जाता है। इतना हल्का होता है विंग्स उसका कि वो विंड के साथ उड़ जाता है। तो इस तरह से वो एक पेरेंट प्लांट से दूर चला जाता है, तो वो वहाँ पे प्रॉपर स्पेस मिलता है, वो ग्रो कर सकता है। सेम हियर कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो वाटर के साथ चले जाते हैं, जैसे मान लो कोकोनट वगैरह है या लोटस है, वो इतने हल्के होते हैं कि वो फ्लावर के वाटर के साथ फ्लोट करते जाते हैं। जैंथियम होते हैं, एनिमल की बॉडी से स्टिक हो जाते हैं और उनके बॉडी के साथ मूव करते रहते हैं। तो ओवरऑल डिस्पर्सल में सीड्स का क्या होता है? स्कैटरिंग होती है, जिससे सीड्स को फेवरेबल प्लेस मिलती है टू ग्रो, है ना। अदरवाइज दे विल स्टार्ट टू ओवरक्राउड, एक ही जगह पे वो ग्रो करने लगेंगे और प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक विच आई डिस्कस्ड विथ यू। आई थिंक तुम्हें रिप्रोडक्शन टॉपिक समझ में आ गया होगा। बाकी आगे के जो टॉपिक है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। टिल देन बाय बेटा।